नमस्कार। मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं श्रवण गर्ग की खरी खरी। जी, देश के सबसे बड़े पत्रकारों में से एक गिने जाने वाले श्रवण गर्ग जी का यह विशेष कार्यक्रम है। इसमें श्रवण गर्ग जी मौजूदा राजनीति की किसी एक बड़ी खबर पर अपनी तीखी से तीखी टिप्पणी और खरी से खरी बात कहते हैं। तो आज फिर श्रवण जी इस वक्त हमारे साथ है। हम उनसे एक सवाल पूछेंगे कि पिछले दिनों तीन महत्वपूर्ण घटनाएं देखने को मिली। एक, अमित शाह ने जिस तरीके से शरद पवार पे तीखा हमला किया और उनको महाराष्ट्र के ऊपर बोझ बताया। दूसरा, जिस तरीके से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के सामने बीजेपी झुकती हुई दिखाई पड़ रही है, लेकिन अजीत पवार को इग्नोर करती दिखाई पड़ रही है। तीसरा, लंबे समय के बाद उड़ीसा के अंदर भारतीय जनता पार्टी और बीजेडी के बीच में चुनावी गठबंधन की तैयारी चल रही है। तो श्रवण जी, मेरा सवाल आपसे यह है कि यह तीनों घटनाएं क्या एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, और अगर है तो भारतीय जनता पार्टी की मनोस्थिति को आप कैसे देखते हैं? भारतीय जनता पार्टी इस समय जो नजर आ रही है वो जबरदस्त तरीके से डरी हुई नजर आ रही है। उसे ये लग रहा है कि उसे बहुमत भी नहीं मिल रहा है। मतलब ये है कि वो ये दिखा सकती है कि उसका वोट शेयर 50% है, पर इसका मतलब ये नहीं कि उसको सीटें बहुमत की मिल जाएंगी, जो स्थितियां हैं। और इसमें जो सबसे बड़ी घटना हुई है वो अमित शाह का शरद पवार जैसे व्यक्ति पर किया गया हमला है। शरद पवार को तोड़ने की पूरी कोशिशें भारतीय जनता पार्टी की रही हैं पिछले महीनों में। अडानी के साथ उनकी मुलाकातें, प्रधानमंत्री का उनके पैतृक स्थान पर जाना, उनकी किताब का विमोचन, कई अटकलें कि शरद पवार भारतीय जनता पार्टी एनडीए के साथ मिल रहे हैं, नहीं मिले फिर वो। और उसके बाद शरद पवार क्या पूछते हैं, जलगांव में थे वो 2 दिनों के लिए, महाराष्ट्र में थे और जलगांव में उनका कार्यक्रम था। तो वहां वो पूछते हैं कि विपक्ष पीएम के 10 साल का हिसाब मांग रहा है। मैं शरद पवार से जानना चाहता हूं कि महाराष्ट्र की जनता पिछले 50 साल से आपका बोझ उठा रही है, कम से कम 5 साल का हिसाब तो जनता को दीजिए। ये अमित शाह शरद पवार से कह रहे हैं। फिर वो कहते हैं अमित शाह, जो पार्टियां लोकतांत्रिक नहीं हैं, वंशवादी हैं, क्या ऐसी पार्टियां लोकतंत्र कायम कर सकेंगी देश में? सोनिया गांधी राहुल गांधी को पीएम बनाना चाहती हैं, उद्धव ठाकरे आदित्य को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, शरद पवार अपनी बेटी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, ममता भतीजे को बनाना चाहती हैं मुख्यमंत्री, और स्टालिन बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। आपके लिए अगर कोई है तो वह सिर्फ नरेंद्र मोदी है, ये अमित शाह कहते हैं। आप सोचिए कि फिर उसके बाद शरद पवार को क्या करना चाहिए। शरद पवार कहते हैं कि अमित शाह पूछते हैं कि तुमने क्या किया बताओ। अमित शाह को साहब ने, साहब मतलब नरेंद्र मोदी ने अमित शाह को साहब ने कई साल पहले दिल्ली में बता दिया था कि मैंने क्या किया और अभी तक क्या नहीं किया। मैं सिर्फ जेल मात्र नहीं गया। आप सोचिए कि कितना बड़ा हमला उन्होंने अमित शाह पर किया है कि एक फर्जी एनकाउंटर के सिलसिले में कोर्ट के आदेश पर अमित शाह को जेल जाना पड़ा था जी। और शरद पवार जैसा व्यक्ति जवाब दे रहा है कि मैंने सिर्फ एक काम नहीं किया, जेल नहीं गया। अमित शाह को ये याद रखना चाहिए, जो सहकारी संस्थाओं का जाल बिछा हुआ है महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र के लोगों को बाहर नौकरी के लिए जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। साहब ने देश में और राज्य में जो कुछ किया है वो शरद पवार के कारण किया है। और वो बताते हैं कि कितने आईटी पार्क्स, कितने एमआईडीसी सेंटर्स उन्होंने महाराष्ट्र में स्थापित किए। मुद्दा ये है कि ये अमित शाह को इस तरह का हमला करने की क्यों जरूरत पड़ी। क्या बीजेपी ने मान लिया है कि बीजेपी की हालत खराब है महाराष्ट्र में? क्या मान लिया है कि बंगाल में खराब है, तमिलनाडु में खराब है,
48 सीटें हैं हम्म, महाराष्ट्र में, और 32 सीटों पर बीजेपी लड़ने वाली। पिछली बार 25 पर लड़ी थी, इस बार 32 पर लड़ रही है। 12 सीटें उन्होंने शिंदे गुट को दी है और 4 सीटें अजीत पवार को दी है। पिछली बार अनडिवाइडेड शिवसेना के पास 18 सीटें थी। ये बताता है कि शिंदे गुट ने किस तरह की धमकी दी होगी कि आप अगर हमको 12 सीट नहीं देंगे तो हम क्या करेंगे। आपने अजीत पवार को 4 दे दी, ठीक है, तो वो जानते हैं कि अजीत पवार 4 सीट जीत पाएंगे कि नहीं जीत पाएंगे, कौन सी जीत पाएंगे। उड़ीसा में 1998 के बाद पहली बार बीजेडी के साथ, नवीन पटनायक की पार्टी के साथ समझौता करना पड़ा, अलायंस, लोकसभा और विधानसभा दोनों के लिए। बीजेपी 21 में से 14 सीटों पर और बीजेडी 7 सीटों पर लड़ने वाली। आप सोचिए, बीजेडी के पास अभी इस लोकसभा में 12 सीटें हैं और वो 7 पर एग्री कर गई। बीजेपी के पास 8 सीटें हैं और वो 14 पर लड़ना चाहती है। ये जो राजनीति है आशुतोष जी, एक नए फेज में घुस गई है। मतलब मैं सोच रहा था कि थोड़ा सा टाइम लगेगा, चुनाव की घोषणा के बाद ये चीजें होंगी, पर भारतीय जनता पार्टी की जो निराशा है, और अभी तो राहुल गांधी पहुंचे नहीं है महाराष्ट्र में, अभी तो वो राजस्थान से गुजरात में प्रवेश करेंगे एक दिन के बाद, और गुजरात में क्या करते हैं ये देखना है। पर ये जो नजर आ रहा है वो ये नजर आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी पूरा प्रयास उसका इस दिशा में है कि किसी भी तरह से उसको बहुमत प्राप्त करना है। और निश्चित रूप से बहुमत प्राप्त करने का अर्थ है कि पूरी चीजों को बदल देना। आप पाएंगे कि चुनाव में अगर भारतीय जनता पार्टी आती है वापस, या बहुमत के मिल जाता है इन लोगों के सहारे, ये जो अब तो इनको भी जोड़ लिया है उन्होंने, बिहार में नीतीश कुमार को जोड़ा, बिहार का गठबंधन खतरे में है, पूरी तरह से खतरे में है। महाराष्ट्र में क्या कर पाएंगे हम कह नहीं सकते, उत्तर प्रदेश अनप्रिडिक्टेबल है। कुल मिलाकर लब्बे लुबाब यह है आशुतोष जी कि एक किस्म का डर भारतीय जनता पार्टी में व्याप्त हो गया है। जो गृह मंत्री, देश के सबसे बुजुर्ग, प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बनाए जाने वाले, एनडीए में शामिल करने के लिए अपनी पूरी कोशिश इस पार्टी ने कर दी हो, वो पार्टी अगर शरद पवार से पूछती है कि आप महाराष्ट्र पर बोझ हैं, तो हमको उस पार्टी के मामले में मान लेना चाहिए कि उन्होंने मुरली मनोहर जोशी, लाल कृष्ण आडवाणी और तमाम शांता कुमार, इन तमाम लोगों को बोझ मानकर ही पार्टी से अलग किया है। थोड़े समय बाद ये लोग, देश की जनता पूछेगी, भारतीय जनता पार्टी से सवाल करेगी कि आप क्या नरेंद्र मोदी पार्टी पर बोझ नहीं है। मेरे ख्याल से हमको उस दिन की प्रतीक्षा करना चाहिए जब देश की जनता भारतीय जनता पार्टी से पूछेगी और अमित शाह से पूछेगी कि आप जवाब दीजिए कि आपने देश में क्या किया 10 सालों में, आप नंबर 2 पर रहे और आपने देश के लिए क्या किया, और अमित शाह क्या जवाब देते हैं उसकी भी हमको प्रतीक्षा करना चाहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया श्रवण जी, इस खरी खरी और बिल्कुल दो टूक बेलाग बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।